The future depends on what you do today. Good evening, everyone. This is Tanya Tiwari Agrawal from MPPSC Masters, and let's begin or continue our series of paper analysis part 2. Okay, so today's quote was given by Mahatma Gandhi. It says, the future depends on what you do today. So बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है इस वीक की। अगर आप देखेंगे तो एमपीपीएससी की तरफ से कुछ पॉजिटिव फीडबैक या पॉजिटिव आश्वासन दिए गए हैं स्टूडेंट्स को कि बहुत जल्द जितने भी बैकलॉग्स है वो सब क्लियर होने वाले हैं और पेपर्स होने वाले हैं। तो उसके लिए वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आर ऑन इट्स वे। तो वैकेंसीज इफ दे आर ऑन इट्स वे, वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट सो दैट वी कैन परफॉर्म वेल। और आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि मोर देन 4 lakhs वैकेंसीज आर देयर, जिसके लिए 1 लाख वैकेंसीज पे एग्जाम्स लिए जाएंगे। इस साल का टारगेट रखा गया है। ठीक है, तो विद दिस मोटिवेशन फॉर द वीक वी शैल गो थ्रू द वीडियो। सो हम डील कर रहे हैं पेपर एनालिसिस के साथ, जिसमें हमने ऑलरेडी ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और एमपी की ज्योग्राफी के साथ डील कर लिया है। और उसी सीरीज में हमारा सेकंड पार्ट है पॉलिटी और यूनिट 10। ठीक, तो हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द फेडरल सिस्टम proposed under the Government of India Act 1935. So they are asking about what type of federal system was proposed in the Act 1935. So this question has come directly from the syllabus of prelims, which speaks about acts, and under it they have mentioned 1919 and 1935 specifically. Other than that, there are many acts that you need to cover. That is that what that came under company rule, and then there are some that came under the crown rule. Okay, so you have to be very good at it. आपको इन सारी एक्ट्स को, इन सारी एक्ट्स के कीवर्ड्स को मेमोराइज करना है। ठीक है, ये कीवर्ड्स आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली जैसे यहाँ पे पूछा है फेडरल सिस्टम, जिसने भी 1935 की एक्ट को एक बार रीड किया होगा तो उसे पता होगा कि इसका आंसर है ऑल इंडिया फेडरेशन। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो अगर हम इंडिया में देखें तो हमारे जितने भी स्टेट्स हैं सब क्या है, एक सिंगल यूनिट है। ठीक है, और इसलिए फेडरेशन है, ब्रदरहुड की फीलिंग है, और साथ में जुड़े हुए हैं विद अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एट हैंड, इसलिए उसे हम बोलते हैं ऑल इंडिया फेडरेशन। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम अपने आंसर तक कैसे जा सकते थे। तो अगर आपको बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री की समझ होगी और आपने बेसिक पॉलिटी पढ़ा होगा तो भी आप इसका आंसर दे सकते हैं एलिमिनेशन से। देखिए, यूनाइटेड इंडिया का एज सच कोई ये फेडरल सिस्टम नहीं होता है। अगर आप वर्ड्स को देखें, इंडियन कन्फेडरेशन भी नहीं होता है। ठीक है, इंडियन कन्फेडरेशन जैसा भी यूनिट हम, तो हमारे पास बचते हैं दो लॉजिकल यूनिट, एक है ऑल इंडिया फेडरेशन और दूसरा है फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब देखिए, ऑल इंडिया फेडरेशन इसलिए फेमस हुआ था क्योंकि यहाँ पे ना एक बात बोली गई थी कि इंडिया के जितने स्टेट्स को इंटीग्रेट करके एक सिंगल यूनिट बनाया गया है, इन सबको एक सिंगल यूनिट बनाया गया है। तो बनाने के लिए जो अग्रीमेंट हुआ है उसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि ये अलग हो सकते हैं। इसलिए ऑल इंडिया फेडरेशन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फेडरेशन, अनलाइक इन US or Canada, where they have agreed on some terms and conditions. Am I clear to you? ठीक है, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ वो उसमें जुड़े हैं और उससे हट भी सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इसलिए हमारा क्या है, ऑल इंडिया फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए मैंने कुछ डिटेल्स आपके लिए रखी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। इसे बोला गया था ब्लू प्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कभी 3 मार्कर आए
इसके ऊपर, तो आप इसके 3 पॉइंट्स कैसे लिखेंगे? पहले आप इसको टाइटल दे सकते हैं कि इसे ब्लूप्रिंट बोला गया था। उसके बाद आप बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर थे, जैसे कि ऑल इंडिया फेडरेशन था, फिर 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया था जो वाइस रॉय के अंदर में ही आती थी, ठीक है, फेडरल, प्रोविंशियल या कंकरेंट, वाइस रॉय या गवर्नर के अंडर में। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट अबॉलिश डायरकी, डुअल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस एंड अडॉप्टेड डायरकी इन सेंटर। बायकैमरलिज्म लाया था और इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को भी क्या किया था? एक्सटेंड किया। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट, abolish council of India established by government of India act 1858। फ्रेंचाइजी टू वोट को इंक्रीज किया गया था अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। उसके अलावा इसने आरबीआई की फॉर्मेशन की, फेडरल कोर्ट की 1937 कैलकाटा में, ठीक। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए जो एक्चुअल में आए 1926 में अपनी प्रेजेंस में, जिसमें फेडरल, प्रोविंशियल और जॉइंट बनाए गए थे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले आप देखिए आपको एक्ट में क्या क्या करना है। देखिए, कोई भी एक्ट आएगी तो आपको पहले ये एक चार्ट प्रिपेयर करना चाहिए जिसमें आप इसको डिवाइड करेंगे कंपनी रूल और क्राउन रूल। ठीक है, उसमें आप इसे डिवाइड करेंगे। अगर आपको एक्ट्स को अच्छे से समझना है तो उसके लिए आपको मॉडर्न इंडिया एंड पॉलिटी का ये जो टॉपिक है इसे कंबाइन करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसा इंडिया में बैकग्राउंड होगा उसी हिसाब से क्या बनाई जाएगी? एक्ट या फिर रेगुलेशन बनाई जाएगी। तो ब्रिटिशर्स वो वेरी क्लेवर, उन्होंने क्या किया? पहले इंडिया के सिस्टम को स्टडी किया। दे स्टडीड द सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। आफ्टर दैट दे स्टडीड रिलीजन ऑफ इंडिया, दे स्टडीड द कल्चर ऑफ इंडिया, दे स्टडीड द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, एवरीथिंग दे फर्स्ट स्टडी एंड दे ट्रांसलेटेड मेनी टेक्स्ट्स। बहुत सारे टेक्स्ट्स को, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे पॉलिटिकल, उनको ट्रांसलेट किया गया। इससे उनने क्या डेवलप करी? एक अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कंट्री। आफ्टर दैट दे मूव्ड ऑन टू पॉलिसी मेकिंग and to make this policy valid they introduced the acts that were duly passed in the Parliament of Britain। इनको यहाँ पे पास किया गया। ठीक है, देखिए कितना स्टेप वाइज चले। पहले स्टडी, देन ट्रांसलेशन, देन कंसोलिडेशन of our system and its understanding, then they came up with policies and then they validated the policies through acts and regulations and इन सबको क्या किया गया? अप्लाई किया गया। ठीक, तो उसी सीरीज में ये एक्ट्स वाला जो यूनिट है या टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी जो आपको हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में हेल्प करेगी। ठीक, तो आपको किसी भी एक्ट को कितने लेवल पे पढ़ना है? तो एक्ट अगर उसका कोई टाइटल है, अगर उसके बारे में किसी ने कुछ बोला है, उसके बाद उसके बेसिक प्रोविजंस, ऑलवेज रिमेंबर दैट बेसिक प्रोविजंस आर वेयर यू गेट कंफ्यूज। ठीक है, जो टिपिकल होंगे वो तो हर कोई ठीक करता है, हम बेसिक गलत करके आते हैं इसलिए हमारा कट ऑफ से नंबर कम हो जाते हैं या हमारा जो स्कोर होता है वो कम होता है। ठीक, अगर आपको अपना स्कोर इंक्रीज करना है तो आप अपने बेसिक को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखो। ठीक है, तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे या नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In which meeting of the Constituent Assembly, first keyword, of India
जवाहरलाल नेहरू लेड दी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। किस मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को पास किया था? दिस क्वेश्चन आई वुड से इज अ टिपिकल क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है। इसमें बहुत सारे डिस्कशंस के बाद फाइनली आंसर है इसका D5। जो स्टैंडर्ड बुक है लक्ष्मीकांत, जिसको हमें फॉलो करना चाहिए हमारी पब्लिक सर्विस की प्रिपरेशन के लिए, उसमें भी ये पॉइंट नहीं दिया हुआ है। तो एक टिपिकल क्वेश्चन है जिसको आप गेस वर्क से कर सकते थे। अगर आप ईयर्स को देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में याद आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने क्या किया था? इट लेड डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स ऑफ फिलोसफी को प्लेस किया था किसने? श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब किया था? तो इसको उन्होंने मूव किया था इन द असेंबली 13 दिसंबर 1946 में, एंड फाइनली इसको अडॉप्ट किया गया 22 ऑफ जनवरी 1947। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? बेसिकली प्रिएम्बल का एक पार्ट ही कहेंगे, या प्रिएम्बल का पहले ये आया था। तो इसने हमें फंडामेंटल और फिलॉसफी के बारे में बताया था, और प्रिएम्बल कहीं ना कहीं इसी से इंस्पायर्ड। ठीक है, अब प्रिएम्बल की बात आई है तो प्रिएम्बल यू हैव टू लर्न द प्रिएम्बल। अगर आप पहले के पेपर उठा के देखेंगे तो 6 मार्कर में डायरेक्टली पूछा गया है टू राइट द प्रिएम्बल। प्रिएम्बल को पढ़ने का भी ये तरीका है कि लक्ष्मीकांत से बेसिक रीडिंग करिए, उसके बाद उसके नोट्स बनाइए। आपको नोट्स हर सब्जेक्ट में बनाना है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रिपरेशन, whether it is prelims or mains. You should have a notebook with you जिसमें आप फैक्ट्स को लिखते जाएं। उन फैक्ट्स को लिखें जो बहुत रेयर हैं। बार बार रीडिंग करने के बाद आपकी नोटबुक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी, क्योंकि उसमें आप क्या करेंगे? मल्टीपल पॉइंट्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने आपके लिए सेशंस की लिस्ट निकाल के रखी। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें टाइमलाइन दी है, फर्स्ट से लेके 11 सेशंस के। ठीक, अब ये आपका बहुत इंटीग्रल पार्ट है आपके सिलेबस का। अगर आप ध्यान से रीड करेंगे सिलेबस को, तो जहां पे एक्ट दिया हुआ है वहीं पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में भी मेंशन्ड है। फर्स्ट हुई 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। सेकंड 1947 जनवरी अप्रैल मई में। थर्ड, then came your fourth session, and then finally your fifth session, and according to the answer given by MPPSC it is fifth। ठीक है, हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट, which of the following is required under article 108 of the Constitution of India to summon a joint sitting of the two houses of the parliament? ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है आपसे कि ज्वाइंट सिटिंग समन करने के लिए इसमें से क्या है जो रिक्वायर्ड होता है किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू इंटेंशन। अब देखिए, इसको पढ़िए, और पढ़ के ही इसका आंसर जो है ना, ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो कंसेप्ट तो तभी आएंगे जब आप वेल वर्स्ड होंगे अपने सोर्स के साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ। तो इसमें लक्ष्मीकांत यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, एंड मोर ओवर डू अ सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ DD बासु। सिलेक्टिव रीडिंग है ना, कंप्लीट रीडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस, for the MPPSC students. Of course, it is required for UPSC, but not MPPSC. And since they have started asking such questions, it is required that you go through one or more books like DD Basu or other book. लक्ष्मीकांत तो करना ही है, कम से कम 4 से 5 बार कंप्लीट रीडिंग करना है, एंड मेक नोट्स आउट ऑफ इट। एंड देन आप नोट्स को क्या करते रहेंगे?
टाइमली अपडेट करते रहे। नाउ ओवर हियर सी, यहां पे लिखे हैं 4 शब्द, आपको उससे गेस करना है, पहुंचना है आंसर तक। तो हम पहले जो एकदम इलॉजिकल है उनको हटाते हैं। देखिए, इंस्ट्रक्शन नहीं देगा प्रेसिडेंट, एक नेगेटिव टाइप का वर्ड हो जाता है इंस्ट्रक्शन। सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो एक्चुअली अगर देखें तो हमारा पार्लियामेंट किस किस का बना हुआ है? हमारा पार्लियामेंट बना है लोकसभा का, राज्यसभा का और प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो इसमें सेटिस्फैक्शन प्रेसिडेंट के साथ दूसरों का भी होना चाहिए, तो ये भी एक नेगेटिव वाइब दे रहा है, ये भी नहीं होगा। तो बचे इंटेंशन एंड कंसेंट। नाउ कम टू द टॉपिक दे हैव आस्क्ड, समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस। तो जब भी कोई बिल को पास करने में प्रॉब्लम जाती है तब प्रेसिडेंट ये स्टेप उठाता है। तो बेसिकली उसका क्या होगा वहां पे? इंटेंशन होगा कि हम क्या करें, जॉइंट सेटिंग सेशन बुलाएं या समन करें। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन पे आ सकते थे। मैं इसको थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलूंगी और इसमें आपको क्या है, कंसेप्चुअल थिंकिंग के साथ ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ, वेरी बेसिक, स्टिल यू कैन मेक सिली मिस्टेक्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अपने कॉपी के लास्ट पेज में आप डायग्राम ड्रॉ करें। पार्लियामेंट कैसे बनी? पार्लियामेंट में होता है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। इसे ड्रॉ करें। अभी आपको ऑप्शंस को नहीं देखना, ड्रॉ करने के बाद आप ऑप्शंस पे आए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। वेरी इजी वन, ये तो सही होना ही चाहिए। अब देखिए, इंडियन पार्लियामेंट ऐसे आपको याद करना है अपने पॉलिटी को। जब भी आप पॉलिटी को पढ़ें तो आर्टिकल 1 से लेके पूरे आर्टिकल नहीं याद करने एक बार में। जो भी टॉपिक आप रिस्पेक्टिव टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आर्टिकल्स को आप लिख लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपना प्लान बनाया है कि मुझे एक वीक में पार्लियामेंट पढ़ना है या मुझे एक वीक में एग्जीक्यूटिव्स पढ़ना है, तो आपको उस वीक में क्या करना है, डिटेल पढ़ना है लक्ष्मीकांत से। उसके बाद आपको पीएन बख्शी की बेयर एक्ट आती है, वो सबके पास होना चाहिए मेरे हिसाब से। पीएन बख्शी की आप बेयर एक्ट लेंगे और उसमें से आर्टिकल्स उठाइए और उसको नोट कर लीजिए। पहले आप लक्ष्मीकांत बुक में इटसेल्फ यू कैन राइट, बुक इटसेल्फ, साइड में ऐसे जो स्पेस दिया होता है ऊपर नीचे वहां लिख सकते हैं या लास्ट पेज में आप लिख सकते हैं। ये करने के बाद आप नोट्स जब बनाएंगे अपने, तो किसी भी आंसर में याद रखना, अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अगर दो पेपर आए हैं पीएससी के पास, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, ए वाले ने आंसर लिखा, कंसेप्ट लिखा, फैक्ट लिखे, लेकिन आर्टिकल नहीं लिखे। ऑन दी अदर हैंड बी ने कंसेप्ट लिखा, फैक्ट लिखा, आर्टिकल लिखा, तो बी को ज्यादा नंबर मिलेंगे ए से, क्योंकि कंपैरिजन होता है बिटवीन द नोटबुक्स और आंसर शीट्स। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपडेटेड रहे, उसके साथ साथ आपको आर्टिकल्स भी याद। मैंने आपके लिए कंपेयर करने के लिए यहाँ लिखा है, इंडियन पार्लियामेंट का आर्टिकल क्या है, 79। इसका इंटीग्रल पार्ट होता है प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52, लोकसभा आर्टिकल 81 एंड राज्यसभा आर्टिकल 80। इन द सेम मैनर स्टेट लेजिस्लेचर का आर्टिकल होता है 168, गवर्नर होता है 153, विधानसभा 170 एंड विधान परिषद इज आर्टिकल 169। इसको आप ऐसे ही पढ़ेंगे। जब आप पार्लियामेंट पढ़ेंगे उसके तुरंत बाद आपको स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ना है। जब आप प्रेसिडेंट को स्टडी करेंगे तो उसके स्ट्रेट अवे आपको उसके बाद गवर्नर को पढ़ना है। ऐसे पढ़ने में क्या होगा, आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, आपके टॉपिक भी ज्यादा कवर होंगे और आप चीजों को समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी? डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है आर्टिकल 17।
ठीक है। ये उसके अलावा जितने भी ये सब क्या है, बेसिकली दे आर फंडामेंटल राइट्स। अगेन इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। उसमें अलग से फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी मेंशन्ड है। फंडामेंटल राइट्स को आप याद कर सकते हैं कीवर्ड्स के थ्रू। कैसे भी आप अपने कीवर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट उठा लीजिए, उसका कीवर्ड बना लीजिए। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देखते हैं, हु इज इंक्लूडेड इन द कमिटी टू रिकमेंड नेम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। इस क्वेश्चन के ना दो आंसर है। पता नहीं इनने कैसे क्वेश्चन बनाया था कि मोर देन वन ऑप्शन इसमें सही है। तो पहला है स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। देखिए बहुत ही इजी है ये। आपको क्या करना है, किसी भी यूनिट किसी भी जो बॉडी आएगी आपकी यूनिट 10 में, उसको आपको कैसे स्टडी करना है। इसका एक बेसिक इंट्रो होगा, उसके बाद कब आई ये बॉडी, उसके बाद इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका मोटो क्या है, अगर उसका कोई मोटो है तो, अगर उससे रिलेटेड कोई डे सेलिब्रेट होता है तो उस डे का इस साल क्या थीम था, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद उसमें चेयरमैन और मेंबर्स के बारे में कौन कौन होते हैं, कितने होते हैं नंबर, उनको अपॉइंट कौन करता है, उनका टेन्योर क्या होता है, ठीक बेसिक चीजें हैं। वो किसको रिपोर्ट करते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस वाला पार्ट जो है ना, ये आपका मेनली ना मेंस में आता है, लेकिन आजकल कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि प्रीलिम्स के पेपर पे कैसे क्वेश्चन आने लगे हैं, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन। देयरफॉर इन दोनों की प्रिपरेशन यू हैव टू डू इट टुगेदर, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हम मैंने आपके लिए बना के रखा है। तो मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 12 सितंबर 1995, ठीक है। सो एमपी ह्यूमन राइट्स कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस on 12 September 1995. Its headquarter is in Bhopal. Its head is Narendra Kumar Jain and it is a statutory body. मतलब कोई एक्ट के थ्रू ये नहीं आई है, इसके लिए एक स्टैट्यूट बनाया गया था, उसके थ्रू से लाया गया है। कॉम्पोजिशन है चेयरमैन प्लस 2 मेंबर्स का। टेन्योर है 3 या 70 साल। सर्विस कंडीशन डिटरमाइन करेगा स्टेट गवर्नमेंट एंड इट विल रिपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट। नाउ the appointment is done by governor, but here is a twist. The removal is done by the president. So always remember that exceptions are probable questions. So exceptions could be probable questions. Now, they are appointed by governor whose recommendation? On the recommendation of the committee that they have asked in the previous question. So over here, the head of the committee will be CM, who will be guided by Speaker of the House, Home Minister and Leader of Opposition. तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था कि ये जो बॉडी है इसमें कौन कौन रहता है, हमने अभी भी पढ़ा यहाँ पे कि स्पीकर रहता है, गवर्नर नहीं रहता। गवर्नर क्या करता है, अपॉइंट करता है, ठीक। उसके अलावा कौन रहता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहता है। और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का तो कहीं पे नाम नहीं है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट, स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, ये स्टेट का चीफ इलेक्शन कमिश्नर हेड है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होम मिनिस्टर इसका अपॉइंटमेंट करेगा, नहीं। क्यों, कहां से रिलेटेड बात है, ये स्टेट से। और इलेक्शन क्या होता है, लोकल बॉडीज और स्टेट के लिए भी होता है। तो ये कौन सी लिस्ट में आता है, हमारी स्टेट लिस्ट में आता है। तो इस कारण से होम मिनिस्टर तो नहीं करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऐसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। प्रेसिडेंट और गवर्नर को होल्ड पे रखते हैं, लेकिन अगर आपने यूनिट 10 के सारे टॉपिक पढ़े होंगे तो आप प्रेसिडेंट को भी इजीली एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि स्टेट की बात है तो स्टेट में सारे अपॉइंटमेंट किसके नाम से होते हैं, गवर्नर के नाम से, ठीक है। ये देखिए एमपी स्टेट इलेक्शन के बारे में मैंने यहाँ बताया है, कमीशन के बारे में। आर्टिकल 243K and 243ZA talks about it. First state to form state election commission 1st February 1990, excuse me, constitutional body है, autonomous है and it is quasi judicial. गवर्नर अपॉइंट करेगा, टर्म 6 years या 65 years होगा। पहले कौन थे, एनबी लोहानी थे, करंट में बीपी सिंह है, हेडक्वार्टर इसका भोपाल में है। इट इज अ 1 member बॉडी।
and removal is same as that of a high court judge. अभी तक कोई भी विमेन इसकी हेड नहीं रही है, विमेन सेक्रेटरी रही है विजया श्रीवास्तव, and till now it has successfully conducted 5 elections in the state. Now more about it, more details. Article 243K talk about establishment of it, its structure and appointment. 243(2) service condition, resign and removal, and 243(3) talks about the staff. Related committees are Hanumanta Rao, GVK Rao, LM Singhvi, बलवंत राव, संथानम एंड अशोक मेहता. होमवर्क क्या है आपका? इन कमिटीज के बारे में आप एटलीस्ट 2 to 3 लाइन प्रिपेयर करेंगे, कीवर्ड लिखेंगे. उसके साथ साथ आप चीफ या सेंटर इलेक्शन कमीशन के बारे में भी ऐसा टेबल फॉर्म करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही है. इसमें आपसे पूछा गया है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज पेड अ सैलरी इक्वल टू द सैलरी ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. पहला स्टेटमेंट. दूसरा, इट इज द टर्म शैल बी फॉर द पीरियड ऑफ 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ अज्यूमिंग ऑफिस और टिल it achieves 65 years, whichever comes first. Election commissioner may at any time by writing under his hand address to the chief election commissioner resign his office. ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं और इसमें से आपको सही आंसर बताना. देखिए, अगर आप अपडेटेड हैं तो 2019 में एक अमेंडमेंट किया गया था जिसमें कि ये वाला पार्ट ऐड किया गया था. क्या? सैलरी, पेड सैलरी इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जज. अब हम इसकी यहाँ पे देखते हैं. ये देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है. ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन एंड स्टेट के प्रोसेस इलेक्शन का. फिक्स टेन्योर है 6 years का और 65 years का. सैलरी जो है इनकी सेम रहेगी. आई एम सॉरी, वो जो अमेंडमेंट किया गया है ना, वो इंफॉर्मेशन कमीशन में किया गया है, नॉट इलेक्शन कमीशन, है ना. तो मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी. आई एम वेरी वेरी सॉरी. हम मूव ऑन करते हैं इस पे, क्योंकि आगे हम इंफॉर्मेशन कमीशन पे भी पढ़ेंगे. ठीक है. तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट से सैलरी इसकी इक्विवेलेंट होती है, और क्योंकि सैलरी इसकी इक्विवेलेंट है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, तो इसको रिमूव भी किन ग्राउंड्स में किया जाएगा? उन्हीं ग्राउंड्स में जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है. ठीक. 2 बेसिक पॉइंट आप इसके याद रखेंगे. तो ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया. बाकी 2 हमारे सही हो गए. तो आंसर हो गया 1 and 2. नेक्स्ट, द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ. इसका आंसर पीएससी ने दिया है 5, कुछ बुक्स में 7 भी दिया था, लेकिन जो स्टैंडर्ड है उसको हम मानेंगे. ये है पीएससी के बारे में डिटेल. इस पूरे में सबसे इंपॉर्टेंट है 118 पार्ट 3 सेक्शन एमपीपीएससी एक्ट का 27 अक्टूबर 1956. उसके बाद हम देखेंगे अपॉइंट गवर्नर करता है, रिपोर्ट गवर्नर को करता है, लेकिन रिमूवल कौन करेगा? प्रेसिडेंट. 6 years या 62 years इसका टेन्योर है. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं, द पावर टू ग्रांट और रिफ्यूज लीव टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शैल वेस्ट इन कैग, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन. These are the most important bodies in the Indian Constitution as termed by B.R. Ambedkar. He considered them very crucial for successful functioning of the country. Am I clear? For successful functioning of our country, these bodies are very, very essential, and they need to be transparent and accountable towards its citizens. That's the importance of the office of CAG. अगर मैंने आपको यहाँ कैग की इतनी इंपॉर्टेंस बताई दी है तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट. ठीक है. तो इसका आंसर है बी, प्रेसिडेंट. यहाँ पे मैंने कैग के बारे में डिटेल दी है. हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, चीफ गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स होता है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होता है, गिरीश चंद्र मुर्मू है अभी. और यहाँ पे मैंने आर्टिकल्स मेंशन किए हैं जो आप बाद में रीड कर सकते हैं. ठीक है. एमपी अकाउंटेंट जनरल ऑफिस कब बनाया गया? 1985 में. उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्वालियर में. तो आपसे डायरेक्टली ये प्रीलिम से पूछा जा सकता है कि एमपी का
किस ईयर बनाया गया और कहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट, which of the following governors of MP have not been the members of Constituent Assembly of India? ये क्वेश्चन हमारा डिलीट कर दिया गया था क्योंकि इसमें जो पेयर बन रहे थे वो बहुत ऑड बन रहे थे। अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन हो गए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप तथ्यबाण की बुक को बहुत अच्छे से पढ़ें। तथ्यबाण की बुक है हिंदी में, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्ट्स दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बुक में इतने फैक्ट्स कहीं गिवे। तो आप ये कर सकते हैं कि तथ्यबाण रीड करने के बाद अपनी नोटबुक में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन बना लीजिए। देखिए, जैसे कि आप लिख सकते हैं बॉर्न आउटसाइड इंडिया और एमपी। अब ऐसे गवर्नर्स को और सीएम्स को लिस्ट कर लीजिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला तो क्वेश्चन आ ही चुका है। फिर उसके बाद आप याद कर सकते हैं कौन स्पीकर रहा है, कौन नहीं रहा। आगे हम और देखेंगे, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो ऐसे कैटेगराइज करके पढ़िए और पढ़िए ऐसा कि अब आप क्वेश्चन बना पाए। जब आप क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो आप आंसर्स भी क्या कर लेंगे, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था और ये डिलीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देखिए, ये दूसरा है, हु अमंग द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर्स ऑफ एमपी हैज नॉट हेल्ड द पोस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कीवर्ड नॉट। अगर आपने हैज हेल्ड पढ़ लिया होता, नॉट को मिस कर दिया होता, तो आंसर ही उल्टा हो जाता। तो गोविंद नारायण सिंह जो थे ना, वो जब आए थे पोस्ट पे, तो उनके ही टेन्योर में ऐसा हुआ था कि वो लीडर ऑफ द हाउस नहीं बने थे। ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगेन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा दोस्तों, याद। ठीक है, इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि एमपीपीएससी मास्टर्स को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि इफ यू व्यू माय वीडियो, इफ यू हैव वॉच्ड माय वीडियो, तो काइंडली बी courteous एंड प्लीज like this video, subscribe this video and also comment please। ठीक है, और इसके साथ साथ आप डेली मेरे अपडेट्स देखते रहिए टेलीग्राम चैनल पे। अभी अपडेट्स वीकली आ रहे हैं, कुछ टाइम में डेली अपडेट्स भी आने लगे। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग हैज हेल्ड द पोस्ट ऑफ प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसे एक ही इंसान हुए हैं, वो थे राम किशोर शुक्ला। ठीक है, राम किशोर शुक्ला वॉज द वन हु वॉज द प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी तथ्यबाण में, और इसको आपको करना है याद। और याद कैसे करेंगे, एक वीक में किसी भी एक पर्सनैलिटी को करिए या दो को कर लीजिए। ऐसा कर ले सकते हैं आप, गवर्नर कर लीजिए, सीएम कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट, who will preside over the meeting of gram sabha in the absence of sarpanch and up sarpanch? अगेन ये थोड़ा सा ना डीप में पूछा था, डायरेक्टली ये बुक में कहीं मिलेगा नहीं, आपको थोड़ा गेस वर्क करना पड़ेगा। बीडीओ तो बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि तो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग से है, सेक्रेटरी भी बिल्कुल नहीं करेगा, तो ये दोनों तो रिमूव हो जाएंगे इजिली। तो 50% यू आर क्लोज टू योर आंसर, 50-50 चलता है यहाँ पे। ठीक है, for this purpose the oldest person of the respective gram panchayat elected by the members present in gram sabha meeting, oldest person को, for this purpose the panch of the respective gram panchayat elected by members present in the gram sabha। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिसाइड कौन करेगा भाई, प्रिसाइड करना है उसको, बहुत सारा काम करना है उसको। तो इसके लिए प्रेसिडेंस में प्रिसाइड करने में कौन सा आएगा, पंच आएगा। क्योंकि ग्राम पंचायत की बात हो रही है, ग्राम पंचायत में 5 लोग बैठते हैं, कोई एक के हिसाब से डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो मोस्ट लॉजिकल आंसर इज बी। तो पंचायती राज इन एमपी, जिला परिषद सबसे टॉप में, पंचायत समिति और सबसे नीचे लेकिन सबसे स्टार ग्राम पंचायत, बिकॉज इंडिया रिसाइड्स इन इट्स विलेजेस। हिंदुस्तान अपने गांव में बसता है, भारत अपने गांव में बसता है, ऐसा किसने कहा था, फादर ऑफ द नेशन गांधी जी ने बोला था। ठीक है, इसलिए हमने बहुत सारे एक्ट्स पास किए, बहुत सारे अमेंडमेंट किए, जैसे कि 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, जिससे हम क्या लेके आए, लोकल सेल्फ
गवर्नमेंट लेके आए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आने से क्या हो गया, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन टुक प्लेस। ठीक है, उसके साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि आपको किस तरीके से इसे प्रिपेयर करना है। तो देखो, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, तो हमें पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राम पंचायत, क्योंकि डायरेक्टली ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, किस नाम से, लोकल गवर्नमेंट के नाम से। तो लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। और एमपी में रूरल पॉपुलेशन बहुत है, इसलिए ये एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पंचायती राज एक्ट आई थी 1993 में एमपी में। ग्राम पंचायत को एग्जीक्यूटिव विंग बनाया गया था। इफेक्टिव डेवोल्यूशन ऑफ फंक्शनरी किया गया, 8 डिपार्टमेंट्स बनाए गए। क्लास 3 और क्लास 4 को डाइंग कैडर्स बनाया गया, जिसमें अपॉइंटमेंट डायरेक्ट पंचायत के कंसेंट के बाद होता था, जिसमें ग्राम पंचायत अपना रिकमेंडेशन देती थी। अपॉइंट इसको जिला या जनपद पंचायत के टर्म्स में किया जा सकता था, लेकिन ग्राम पंचायत क्या करती थी, मॉनिटर करती थी अटेंडेंस और अपनी रिकमेंडेशन जिला परिषद को देती थी। पंचायत विंडो बनाएगी स्टेट बजट में। इसमें यह किया गया कि पंचायत के जो भी हमने डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया है, उसके हिसाब से इनको स्टेट बजट का एलोकेशन किया गया। ग्राम सभा जो ग्राम स्वराज एक्ट के अंदर आई थी, टू स्ट्रेंथन ग्राम सभा, फंक्शंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी और एग्जीक्यूटिव, दोनों फंक्शन इनको दिए गए। प्लानिंग, कॉन्सोलिडेटेड डेवलपमेंट प्लान बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग। पेसा एक्ट लाए ग्राम सभा प्रायर एक्विजिशन ऑफ लैंड करने में, जहां पे क्या है, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है, जो कैसे एरिया है, शेड्यूल्ड एरियाज है। और डिटेल आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर आप जुड़े रहिए एमपीपीएससी मास्टर्स से ऐसे और शानदार वीडियोस के लिए। अब हमारे 1 महीने के अंदर बहुत जल्दी जैसे ही रिजल्ट आता है, तो हमारे प्रीलिम्स के वीकली अपडेट्स आने लगेंगे, वीकली वीडियोस आने लगेंगे, और टॉपिक स्पेसिफिक वीडियो बनाए जाए। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैंडर्ड कमिटीज ऑफ जिला पंचायत इन एमपी। स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा कुछ सोचने का नहीं था। तो जब आपको कुछ ना पता हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका आंसर आप मार्क करिए 1 2 3, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, या मैंने डिटेल बताई है, इसको मैंने नेट से सर्च करके लिखा, जिसमें कि जनरल स्टैंडर्ड कमिटी, फाइनेंस ऑडिट एंड प्लानिंग कमिटी, सोशल जस्टिस, एजुकेशनल एंड हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ऑल आर द स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ जिला पंचायत। ठीक है, नेक्स्ट, आर्टिकल 338 of Indian Constitution deals with scheduled castes. So, scheduled caste article 338, then tribes article 338A by 89 Constitutional Amendment Act 2003, then backward classes by 338B 102nd Amendment Act 2018, and NHRC is a statutory body. Next, who among the following can impose the penalty under section 20 of RTI Act? तो सेक्शन 20 को बहुत अच्छे से हमें क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आरटीआई एक्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कोर्स। ऑल्सो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जो कहाँ से आए हैं, आरटीआई एक्ट के थ्रू बनाए गए हैं, ये भी हमारे यूनिट 10 का पार्ट है। ठीक, तो इसका आंसर है सेंट्रल एंड स्टेट कमीशन। आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। 2005 में लाई गई, 12 अक्टूबर 2006 को बनाया गया, स्टेट्यूटरी बॉडी है। सीआईसी होते हैं एंड 10 इंफॉर्मेशन कमीशन कमिश्नर्स होते हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी हेडेड बाय द पीएम। लोकसभा का लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इज नॉमिनेटेड बाय द पीएम। टेन्योर इज 5 years or 65 years. They are not eligible for reappointment. पहले वजाहत हबीबुल्ला थे, अभी वाईके सिन्हा है। ये रिपोर्ट किसको करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और पहली विमेन सीआईसी कौन थी, दीपक संधू। ये है स्टेट के बारे में, 22 अगस्त 2005 को बनाया गया। सेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऐसा पूछ लेते हैं। एमपीपीएससी का पूछा था 118 सेक्शन के अंदर 3 के अंदर, वैसे यहाँ पे सेक्शन 15 के अंदर। ठीक है, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी इसकी। ठीक है, अब ये देखो 2019 में ना, मैंने बताया था ना, इलेक्शन कमीशन में बता दिया था, जबकि वो क्या था, इंफॉर्मेशन कमीशन। तो गलतियां तो इंसान से ही होती है, आई होप सो आप लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो 2019 में अमेंडमेंट हुआ,
जिसमें उसके टेन्योर और कंडीशन सर्विस एंड सैलरी को क्या बोल दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। मतलब इंफॉर्मेशन के ऊपर किसका रूल रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो बहुत क्रिटिकल होती है। आपने सुना होगा बिग डेटा, कंपनीज का जो बिग डेटा होता है वही सब कुछ होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, प्रिवेसी होती है क्योंकि उससे हमारी जुड़ी हुई, इसलिए ऐसा स्टेप उठाया गया। ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अगेन कैग से दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम और डील कर चुके हैं। सबमिट्स इट्स रिपोर्ट रिलेटेड टू अकाउंट्स ऑफ द यूनियन, किसको करेगा, तो डी, क्योंकि ये प्रेसिडेंट को करता है। ठीक है, पार्लियामेंट को करता है। ठीक है। नेक्स्ट, चेयरमैन एंड members of state public service commission are appointed by, so they are appointed by the governor, but they are removed by the president. Am I clear? Next, the development monitoring and evaluation office DMEO was constituted of, स्टैटिक क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, पता होना चाहिए। 18 सितंबर हो सकता है आप कंफ्यूज है कहाँ पे इनमें, क्योंकि क्या है, डेट तो सेम है, बस मंथ डिफरेंट है। तुक्का मार सकते थे या फिर आपकी किस्मत, जो भी आप बोले। 18 सितंबर 2015, क्योंकि आप कितने फैक्ट पढ़ेंगे, आप कितनी डेट्स याद रखेंगे, कहीं ना कहीं तो आपको तुक्का मारना ही होगा। ठीक है, तो ये उन क्वेश्चंस में से था। नेक्स्ट, द वर्ड टू अबाइड एंड रिस्पेक्ट used under the provision of Article 51A of the Constitution of India is concerned to, so किसके लिए दिया गया ये, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। आर्टिकल 51A के अंदर बोला गया है टू अबाइड एंड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट, which of the following constitutional amendment was the first constitutional amendment which was rectified by the state legislature according to the requirements of the provision of Article 368? इसका आंसर है, डायरेक्टली मैं बताऊंगी आपको, इसका आंसर 1954 में ये एक्ट आया था। इसमें कंसेंट रिक्वायर्ड था किसका, स्टेट्स का। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में स्टेट का कंसेंट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, किसमें आता है, ओरिजिनल। ठीक, एपिलेट जुरिस्डिक्शन होता है, एडवाइजरी और कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। यहाँ पे हम देखेंगे, देखो ओरिजिनल में क्या क्या आएंगे, जो हमारे स्टेट्स होते हैं, स्टेट स्टेट के बीच का, सेंटर स्टेट के बीच का, ये सारे डिस्प्यूट। एडवाइजरी में वो एडवाइस दे सकता है, यूपीएससी को दे सकता है, ये जब भी उसे, सॉरी यूपीएससी बोल रही हूँ, प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है जब भी उसे एडवाइस ऐसी मांगी जाए। लॉज डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, सब कोर्ट्स में बाइंडिंग होता है क्योंकि वो सुप्रीम अथॉरिटी है इंडिया में, हेड ऑफ द सिस्टम है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर सकता है, अगर आप अगेंस्ट उसके जाते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पनिश कर सकता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ऐसे रहता है, जब भी कोई भी हाई कोर्ट पास करता है डिसीजन, तो उसमें वो क्या करता है, रेफरेंस में डाल देता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में ऐसी बात बोली गई थी। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट भी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कहाँ अप्रोच कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। और रिट जुरिस्डिक्शन जो होता है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है, उसमें भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पे हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन एंड होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।